Hello students and a very warm welcome to Supporting Learners. You're watching the part 11 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. And the topic for today's video is plasma membrane. And particularly we are going to discuss about the properties, structure and the function of plasma membrane in this video. So start करते हैं और बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो सेपरेट करती है सेल के अंदर की कंटेंट्स को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो सपोज मान लो कि ये सेल है और ये इसके अंदर के कंटेंट्स हैं और ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. ओके, सो जो लेयर सेपरेट करेगी सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर और द सेल मेम्ब्रेन. ओके, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग है इन दी एनिमल सेल्स. ओके, इन दी एनिमल सेल्स, बिकॉज प्लांट सेल्स में हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होती है आउटर साइड पर, जो कि जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. ओके, सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स whereas इट इज एब्सेंट इन दी एनिमल सेल्स. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय परमिएबल? परमिएबल का मतलब होता है टू अलाउ सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, एंड इम्परमिएबल का मतलब होता है दैट डज नॉट अलाउ सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट. ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना तो फुली परमिएबल है और ना ही इम्परमिएबल है. Plasma membrane is something called the semi-permeable membrane. Very important. देखो इसको जरा समझते हैं. जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पोरस मेम्ब्रेन है. पोरस मेम्ब्रेन यानी कि इसमें कुछ पोर्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर साइज है. ठीक है, और ये सेल का आउटसाइड है और ये सेल का इनसाइड है. ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेस हैं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं. सब्सटेंसेस हैं कुछ जिनका अगेन कुछ पर्टिकुलर साइज है. ठीक है, ये सब्सटेंसेस हैं. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उन्हीं सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी आउटसाइड टू इनसाइड मूव करने के लिए जिनका साइज जो है वो इस पोर के साइज से छोटा है. जैसे कि ये सब्सटेंस आउटसाइड टू इनसाइड इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ कर देगी. क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर साइज से छोटा है. सो दिस विल बी अलाउड, दिस विल बी ऑल्सो अलाउड. ये सब्सटेंस जो है दिस विल नॉट बी अलाउड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर से इस सब्सटेंस का या इस मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बड़ा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं करेगी टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल. दिस सब्सटेंस वोंट बी अलाउड टू मूव इनसाइड द सेल. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. और सेमी परमिएबल मेनली इन रेफरेंस टू साइज. ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक फैक्टर है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज एंड परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्म मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल्स. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल भी है. अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है जरा देखते हैं. अब ये सब्सटेंस प्लाज्मा में, ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहा है जो मैंने रेड कलर से बनाया था, ये सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अलाउ कर दिया था, है ना. बट सपोज मान लो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सेल को नीड नहीं है, सेल को इसकी जरूरत नहीं है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सब्सटेंस को नहीं अलाउ करेगी टू गो इनसाइड द सेल. वेयरएज दिस सब्सटेंस, ये वाला जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को साइज के बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं कर रही है. बट अगर इसकी जरूरत है सेल में, इफ इट इज नीडेड बाय द सेल फॉर द सर्वाइवल, उसके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, देन दिस विल बी अलाउड. कुछ ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो कैरियर की तरह रोल प्ले करेंगे, जिनके थ्रू फिर ये कैरियर की तरह या फिर एक चैनल की तरह फंक्शन कर सकते हैं, जो फिर इस सब्सटेंस को सेल के अंदर पहुंचाएंगे. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि ये सिलेक्ट करेगी कौन सा सब्सटेंस अंदर बाहर सेल के होगा. सो डिफरेंस है, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल है कि ये सिलेक्ट करेगी, चूज करेगी कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो सेल में एंटर और एग्जिट करेगा और कौन सा सब्सटेंस जो है एंटर और एग्जिट नहीं करेगा. ओके, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों
यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होती है। और यूकैरियोट्स में हमें पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। इनके पास भी अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और पूरे सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम फिर स्पेसिफिकली सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जो डिटेल्ड स्टडीज हुई थी वो तभी हो पाई थी जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था इन द 1950s। और किस सेल पे हमने ये स्टडीज करी गई थी? आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ही क्यों चूज करे गए? क्योंकि ये ई न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। तो एक बहुत अच्छा मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने का। मतलब एनिमल सेल्स हैं तो सेल वॉल भी नहीं है और अंदर सेल का न्यूक्लियस भी नहीं है, तो एक बहुत अच्छा मॉडल है ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हम इसको स्टडी कर पाए थे। ऑफ कोर्स दे वर नॉट सोफिस्टिकेटेड एज शोन इन दिस पिक्चर, बट द पॉइंट इज कि हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं स्टडी कर पा रहे थे, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत थी। ठीक है, अब इन स्टडीज से क्या सामने आया? इन स्टडीज से ये सामने आया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी हुई होती है लिपिड्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अरेंज्ड होते हैं ये लिपिड्स बाइलेयर में। अब ये लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनमें इंक्लूडेड होते हैं आपके फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस और कुछ वाइटामिन्स। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई है और ये लिपिड्स अरेंज्ड हैं एक बाइलेयर में इस तरीके से। ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये लिपिड्स की रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से, और ये बाइलेयर में अरेंज्ड है। दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकंड लेयर। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, लिपिड्स बाइलेयर में अरेंज होते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, ये इसका हेड है, ये इसका हेड पार्ट है, सिंगल हेड है और दो टेल्स हैं इसमें। ठीक है, दीज आर द टू टेल्स, ये दोनों टेल्स हैं। जो हेड है, हेड इज पोलर यानी कि चार्ज्ड होगा, और टेल्स जो हैं दे आर नॉन पोलर, दे आर नॉन पोलर। ओके, अब ये हेड्स जो है ये आउटर साइड पर लोकेटेड है, टेल्स हैं ये अंदर वाली साइड में लोकेटेड है, ये इनर पार्ट में लोकेटेड है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हेड्स क्या है? ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ठीक है, ये वाटर लविंग है। और टेल्स क्या है? टेल्स आर दी हाइड्रोफोबिक पार्ट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स हेटिंग। फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, तो वाटर से वाटर हेटिंग है ये टेल्स। सो इसीलिए देखो, सेल का जो इन्वायरमेंट है, सेल का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो एक्वस इन्वायरमेंट है, वहां पर वाटर है। तो ये जो हेड्स हैं इसीलिए ये बाहर की तरफ है क्योंकि ये वाटर लविंग पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, पोलर पार्ट है। ये टेल्स जो है ये इनर पार्ट में लोकेटेड है। इनर पार्ट में क्यों लोकेटेड है? बिकॉज दीज आर वाटर हीटिंग। ओके, और यहाँ पर वाटर से एक्सपोजर इनका नहीं होगा। सो हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स। ओके, अब ये अरेंजमेंट इसीलिए है क्योंकि नॉन पोलर टेल पार्ट जो है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ है, आगे हम देखेंगे, ये प्रोटेक्टेड होगा एक्वस एनवायरनमेंट से। और ये लिपिड कंपोनेंट का जो मेन मेंबर है वो है फॉस्फोग्लिसराइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर ये फैटी एसिड चेन्स हैं। ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट है वो किसका बना हुआ है? वो फैटी एसिड्स का बना हुआ है। एसिड्स आपने पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल एक टाइप का अल्कोहल है। ठीक है, OH ग्रुप आपने पढ़ा होगा, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। इसके साथ अटैच्ड है एक फॉस्फेट ग्रुप। So this is what is meant by phosphoglyceride. This is the structure, basic structure representation of a phosphoglyceride. Okay, यहाँ पर अगर आप basic structure देखना चाहो तो ये वाला जो पार्ट है ये दो फैटी एसिड चेन्स है।
तो ये स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर दो फैटी एसिड की चेन्स हैं। ये फैटी एसिड की जो चेन्स हैं ये टेल पार्ट फॉर्म करती हैं, दे फॉर्म द टेल, राइट, एंड दिस इज द ग्लिसरॉल। तभी इसको फॉस्फोग्लिसराइड कहते हैं क्योंकि ये ग्लिसरॉल कंपोनेंट होता है यहाँ पर, एंड इसके साथ अटैच्ड होता है फॉस्फेट, ठीक है, एंड इसके साथ अटैच होता है अल्कोहल। ये अल्कोहल डिपेंड वेरी कर सकता है, इसका टाइप वेरी कर सकता है। Okay, so this is the basic structure of a phospholipid. अब आगे जब ये केमिकल इन्वेस्टिगेशन इसकी चलती रही तो आगे जाकर पता चला कि सिर्फ लिपिड्स नहीं होते हैं इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। और ये जो रेशियो होता है ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड रेशियो जो है ये हर सेल में डिफरेंट होता है, वेरिएबल होता है। So this was shown later कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड्स नहीं होते, येलो पार्ट से लिपिड्स दिखाए हुए हैं, पर्पल पार्ट से प्रोटीन्स दिखाए हुए हैं। सो प्रोटीन्स भी होते हैं और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। एंड ह्यूमन बींग्स में एक एग्जाम्पल है इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं आपके। रेड ब्लड सेल्स में अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। सो ये प्रोटीन टू लिपिड परसेंटेज बताई गई है आपको आरबीसीज में, ह्यूमन आरबीसीज में। ओके, नाउ अब ये प्रोटीन दो टाइप के हो सकते हैं, इंटेग्रल या फिर पेरिफेरल। इसका मतलब क्या है ये देखो, ये प्रोटीन्स जो हैं ये एम्बेडेड हो सकते हैं मेम्ब्रेन में। अगर ये एम्बेडेड हैं तो हम इसको कहेंगे इंटेग्रल प्रोटीन्स, जो कि जड़े हुए हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो अगर ये मेम्ब्रेन है तो ये अगर प्रोटीन्स इस तरीके से, दीज आर द फुल्ली एम्बेडेड, ये फुल्ली इंटीग्रेटेड या फुली एम्बेडेड प्रोटीन्स है। ये पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं इस तरीके से। सो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही इंटेग्रल प्रोटीन्स है। ये फुली एम्बेडेड है और ये पार्शियली एम्बेडेड है। और इसके अलावा कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स है। पेरिफेरल मतलब कि आउटर साइड पर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर लोकेटेड होते हैं, इसीलिए इनको पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बहुत सारे मॉडल्स दिए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेड इम्प्रूव्ड मॉडल है वो दिया था साइंटिस्ट सिंगर और निकलसन। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, सिंगर और निकलसन। In the year 1972 they gave a model which is most accepted model, and that model is called the fluid mosaic model of the plasma membrane. देखो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये मॉडल इस तरीके से आपको दिखाया गया है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो लिपिड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका जो नेचर है वो क्वेजी फ्लूइड नेचर है। फ्लूइड नेचर है इस मेम्ब्रेन का, यानी कि ये मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये मेम्ब्रेन टोटली सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, कुछ इन बिटवीन इसकी कंसिस्टेंसी है, बट दिस इज अ फ्लूइड मेम्ब्रेन। इसमें जो फ्लूइड का मतलब कि मूव कर सकते हैं इसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों, ठीक है। और ये क्वासी फ्लूइड नेचर जो है वो अनेबल करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। सो ये जो सारी चीज़ें हैं इस मेम्ब्रेन में ये मूव कर सकती हैं, ये स्टैटिक नहीं है, ये सॉलिड नहीं है, ओके। So this is the three-dimensional structure of the plasma membrane where you can very clearly see the arrangement of lipids in a bilayer. यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे lipids arranged हैं bilayer में, और proteins यहाँ पर किस तरीके से present है। So ये proteins जो हैं ये integral proteins हैं जो embedded हैं completely इस membrane में। ये वाले proteins जो हैं ये peripheral proteins हैं जो कि outer side में present हैं। और ये इन प्रोटीन्स का, जैसे ये वाला प्रोटीन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किसी सब्सटेंस को अगर सेल के बाहर से अंदर आना है और वो इस लिपिड वाले पार्ट के थ्रू नहीं आ सकता है तो प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वो एक चैनल फॉर्म करते हैं ताकि वो सब्सटेंस अंदर आ सके, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा इस मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक नेक्स्ट इन दिस वीडियो।
ठीक है. सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन इन द ईयर 1972. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इस मॉडल के अकॉर्डिंग फ्लूइड मोज़ेक का क्या मतलब है यहाँ पर? फ्लूइड का मतलब है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक लिपिड बाइलेयर है या स्पेसिफिकली एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, वो एक विस्कस मेम्ब्रेन है. विस्कस का मतलब है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी है. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये मेम्ब्रेन ना तो सॉलिड है और ना कंप्लीटली लिक्विड है. इट इज समवेयर इन बिटवीन. इट इज विस्कस मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑल्सो द प्रोटीन्स दे कैन मूव. ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं है ये सारी चीजें मेम्ब्रेन में. सो इट इज अ फ्लूइड मेम्ब्रेन, दैट इज इट इज अ डायनामिक मेम्ब्रेन कि सब कुछ मूव कर रहा है. डायनामिक मतलब चेंज, पोजीशंस चेंज हो रही हैं फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की यहाँ पर. और ये मोज़ेक का क्या मतलब है यहाँ पर? इस मोज़ेक वर्ड आपने कभी मोज़ेक पेंटिंग्स अगर देखी हो वॉल्स पर कभी आते जाते, तो यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न जो होता है वो मोज़ेक पैटर्न होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन्स उसमें एम्बेडेड हैं, ये एक मोज़ेक बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का. राइट. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर कहते हैं प्रोटीन्स आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स. ये एक फ्रेज स्ट्रक्चर को दिया गया है. अब अगर यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो आपको दिखेगा कि ये प्रोटीन्स ऑल ओवर द मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं. ये कुछ कुछ जगह प्रेजेंट होते हैं. जैसे एक सी है उसमें आइसबर्ग्स प्रेजेंट होते हैं. सो प्रोटीन्स को कहा गया है कि ये आइसबर्ग्स है और लिपिड्स को कंपेयर करा गया है सी से, कि लिपिड्स जो है वो सी है, सी की तरह है, प्रोटीन्स जो हैं वो आइसबर्ग्स की तरह हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कुछ जगह दिखते हैं. और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मोज़ेक बताता है मेनली 3 कंपोनेंट्स का. पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड, सेकंड प्रोटीन एंड थर्ड कोलेस्ट्रॉल. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी कंपोनेंट होते हैं बट माइनर कंपोनेंट्स होते हैं. वो बात करते हैं पहले कंपोनेंट की जो कि है फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड जिसको सी से कंपेयर करा गया है. तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को. ये डायग्राम देखो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहा है कि सेल मेम्ब्रेन में जो हेड्स हैं वो आउटर साइड पे लोकेटेड होते हैं, टेल्स हैं दे आर लोकेटेड इन द इनर पार्ट बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक. सो दिस इज द हेड व्हिच कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फेट एंड द ग्लिसरॉल एंड दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक, जो कि फेस करता है एक्वस इन्वायरमेंट को. बाहर भी एक्वस इन्वायरमेंट है और इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर भी एक्वस इन्वायरमेंट है. तो ये हेड्स फेस करेंगे एक्वस इन्वायरमेंट को. और जबकि ये टेल्स जो है ये किसकी बनी हुई है? ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की बनी हुई है. लॉन्ग कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत लंबी चेन्स होती हैं विच आर कॉल्ड दी फैटी एसिड चेन्स. तो ये टेल्स जो हैं दे आर हाइड्रोफोबिक टेल्स. ये सेल के इनसाइड प्रेजेंट होती हैं, ये इनर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं क्योंकि ये वाटर हीटिंग है. ओके. और फॉस्फोलिपिड को माना जाता है कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है. एम्फी मींस, और फॉस्फोलिपिड जो है वो एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है. एम्फी मींस बोथ. तो इसमें बोथ पार्ट्स हैं. जो इसका हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है. तो इसमें बोथ पार्ट्स हैं, बोथ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक. ओके. और ये अरेंजमेंट क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, ताकि जो इसकी टेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे एक्वस इन्वायरमेंट से. The next component is the protein. Proteins जो हैं, proteins प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप के होते हैं, integral proteins which are also called the intrinsic proteins and the peripheral proteins which are called the extrinsic proteins. इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? इस क्लासिफिकेशन का बेसिस है ease of extraction. अब भाई जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होंगे, क्योंकि ये फुली या पार्शली एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में, जड़े हुए हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं होता है मेम्ब्रेन से. और जबकि ये पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है ये बाहर की तरफ लोकेटेड है, वीक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं लिपिड्स से, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है? इजी होता है. राइट, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की. अब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कोई ना कोई फंक्शन होगा तभी ये सेल में प्रेजेंट है.
और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में भी आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। सो पहला इसमें फंक्शन है इंटरसेल्युलर जॉइनिंग। देखो, एक सेल जो है हमारी बॉडी में वो दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है। ये सेल्स ब्रिक्स की तरह नहीं होते जो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। नो, हमारी बॉडी में सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ट्रांसपोर्ट हो सके सब्सटेंसेस का, आयंस का, ताकि जो सेल का जो फंक्शन है वो सेल परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि ये जो नेबरिंग सेल्स हैं ये साथ में कम्युनिकेट कर सके और अपना जो भी फंक्शन है सेल का वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, हो सकता है कि ये प्रोटीन जो है ये एंजाइम की तरह फंक्शन कर रहा हो। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। अब इस एंजाइम के पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसके साथ ही सबस्ट्रेट बाइंड होता है और कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोडक्ट में। और ये एंजाइम क्या करता है, क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स कम से कम टाइम में बन पाते हैं। और ये प्रोडक्ट बनना बहुत जरूरी है ताकि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन है वो इजीली हो पाए। राइट, थर्ड है इसका ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट, ये प्रोटीन हो सकता है हेल्प कर रहा हो एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। तो ऐसे प्रोटीन को फिर हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है सेल टू सेल रिकग्निशन। अब भाई एक सेल दूसरे सेल को के साथ कम्युनिकेट तो करेगा, पर उसको रिकग्निशन भी तो होनी चाहिए, उस सेल की पहचान भी तो होनी चाहिए। तो ये रिकग्निशन करवाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे हम बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाता है एक प्रोटीन के साथ तो उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स एक सेल के पास होते हैं जिससे कि दूसरा सेल उसको रिकग्नाइज कर लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एंकरेज और अटैचमेंट। अब क्या होता है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है या फिर साइटोस्केलेटन होता है। अब ये साइटोस्केलेटन क्या करता है, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स अटैचमेंट पॉइंट्स होते हैं इस साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होने में। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब सेल में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब वो प्रोसेसेस ऐसे ही अपने आप नहीं स्टार्ट हो जाते या अपने आप स्टॉप नहीं हो जाते। क्या होता है कि सेल के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सेल के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके पास कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैसेंजर्स। ये सिग्नल की तरह एक्ट करते हैं। जब ये मैसेंजर्स या सिग्नल कह लो ये जाकर बाइंड करता है इस प्रोटीन के साथ जिसके पास एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है इस मैसेंजर के लिए, तब जाकर क्या होता है, कोई भी पाथवे जो इम्पोर्टेंट है सेल के लिए वो एक्टिवेट हो जाता है। और स्पेशली हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सिग्नल बेसिकली ट्रांसफर करने में ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हेल्प करता है ये प्रोटीन्स। Now the next important component is the cholesterol and this is the structure of cholesterol. अब कोलेस्ट्रॉल में क्या है, 4 कार्बन रिंग्स होती हैं। These are the 4 carbon rings that you can see and ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसके कोर ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, बेसिकली ये इसका पोलर पार्ट है, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है OH ग्रुप, ये इसका पोलर पार्ट है। ये आउटर साइड पर वाटर को फेस कर रहा होता है, एक्वस एनवायरनमेंट को ये पोलर पार्ट जो है ये फेस करता है। ये छोटा सा जो आपको पार्ट दिख रहा है ये OH वाला पार्ट है। ठीक है, और ये बाकी ये 4 रिंग्स हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द लिपिड पार्ट एंड जो OH वाला जो पार्ट है ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है बिकॉज दिस इज पोलर। ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रिजिड होता है फॉस्फोलिपिड से और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का। और फ्लूइडिटी अगर नहीं रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो उसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल इज एक्चुअली हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एनिमल सेल्स का।
ठीक है, और ये इंटेग्रिटी और मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये प्लांट सेल्स में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है और प्लांट सेल के पास, क्योंकि प्लांट सेल्स में क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, एनिमल सेल्स में वो नहीं होता है। सो एनिमल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and this is also absent in the membrane of prokaryotes। अब प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल उनकी मेम्ब्रेन में एब्सेंट है, वो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो देयर इज अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड दी हॉपिनॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू। हॉपिनॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को। सो कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, स्पेशली आपने पोलर ऑर्गेनिजम्स में वेरी हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पोलर एनिमल्स। क्यों? क्योंकि इतने लो टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई ना हो जाए, इसलिए कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है टू कीप द मेम्ब्रेन फ्लूइड, टू मेंटेन द फ्लूइडिटी एंड दस द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सेल के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, और अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइको इज फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड इफ दे आर बाउंड टू प्रोटीन देन दे आर कॉल्ड द ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ बाइंड है तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेल टू सेल रिकग्निशन। एक सेल जो मैंने फंक्शन पीछे डिस्कस करा कि सेल, एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स, और एडहेशन यानी कि अटैच हो पाएगा दूसरे सेल से। ठीक है, और ये रिसेप्टर्स की तरह भी एक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। और ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं जिसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड कर सकते हैं, और एंकर फॉर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स भी यहाँ पर आकर बाइंड कर सकते हैं। सो that was all about the structure and function of plasma membrane.